जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में तो बता रहे थे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है कितने वर्ष पुरानी थी? तो सिंधु सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक क्या नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता, एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको पता था इसके एरिया 13 लाख स्क्वायर फीट में फैला था। और इसके बारे में शहर के बारे में बताया था कि उत्तर में कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर इसके त्रिभुजाकार आकार का है। ये देखेंगे इसका त्रिभुजाकार आकार का है। उत्तर बताएंगे तो मांडा और दक्षिणी दायमबाग, पूर्वी आदमकीरपुर और पश्चिमी सूत का घेंडोर। क्या था? सूत का घेंडोर। तो ये जो था इसके शहर थे। ये बताती है आपको दो कुछ बताती थे कहाँ का। सिंधु सभ्यता के सबसे पहले देखिए जानकारी देंगे। जानकारी का किसने दिया था? सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी जो था वो चार्ल्स मैसेंजर से याद रखिएगा, मैसेज। तो चार्ल्स मैसन ने दिया था 1824 ईस्वी में। लेकिन खुदाई जो था खुदाई दयाराम साहनी और इसने सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा था, इसलिए इस खुदाई किया था दयाराम साहनी। और जबकि इसका जो खुदाई का काम किसने सौंपा था? तो जॉन मार्शल। किसने? जॉन मार्शल ठहराते। और एरिया का जो संरक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसकी खुदाई जो हड़प्पा कौन सा स्थल मिला था? हड़प्पा। सबसे पहले खुदाई जो किया गया था उसमें सबसे पहले कौन सा स्थल मिला था? हड़प्पा किसने खोज किया था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा का पहला सिंधु सभ्यता का पहला स्थल मिला। कौन सा मिला? पहला स्थल मिला। और ये जो था इसका खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। तो चूंकि इसके सिंधु सभ्यता के पहला स्थल मिलने के कारण हड़प्पा जो पहला स्थल मिला था, इसलिए इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दयाराम साहनी ने किसी खोज किया था? हड़प्पा की। पहले खुदाई किया था। किसकी खुदाई किया था? हड़प्पा की। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली सबको हमको बारे में बता दिए थे। यहाँ पर क्या क्या मिला है इसमें फेमस याद रहेगा RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान। हालांकि आपका RH-37 कब्रिस्तान। हालांकि आप कहेंगे कि बताइए उस समय तो सिंधु सभ्यता में तो कोई भी चीज़ जो लिखे गया था वो पढ़ा नहीं जा सकता था। ये कैसे होता है? तो नहीं, एक संकेत होता है कि मतलब थोड़ा बहुत मिला लिया जाता है कि हाँ ये लिखा है। तो संकेत के हिसाब से जो है वो बना दिया गया, उसे RH-37 कब्रिस्तान मिला है। नर्तकी पशुपति शिव हड़प्पा में मिला था। कहता है ओखली ताबूत कब्रिस्तान, ये सब कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में। ओखली ताबूत कब्रिस्तान हड़प्पा में। हड़प्पा हाथी की खोपड़ी कहाँ मिला है? हड़प्पा में। तो ये सब आपको याद रहेगा हड़प्पा में। उसके बाद एक और बताए थे हड़प्पा, एक और बताते कौन सा? चनहुद्रो। हड़प्पा जो था वो रावी नदी किनारे था। किस नदी के? रावी नदी किनारे था हड़प्पा। उसके बाद नीचे आएंगे देंगे चनहुद्रो बताए थे। चनहुद्रो क्या था? चनहुद्रो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी। किस नदी के? सिंधु नदी। इसके ज़्यादातर जो शहर सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर शहर देंगे तो सिंधु नदी तंत्र के आसपास मिले। मतलब जितने भी वहाँ पर नदी, रावी, ब्यास, सतलज, सब जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो उस सिंधु नदी तंत्र होता है। तो सिंधु नदी तंत्र जितने भी स्थल मिले सिंधु सभ्यता में, उस सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। तो चनहुद्रो तो सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे चनहुद्रो में कहा है। इसका जो खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार। किसने किया था? गोपाल मजूमदार। किसने किया था? गोपाल मजूमदार। यहाँ पर आप ये भी आपको बताए थे, यहाँ पर ज़्यादातर मेकअप की चीज़ें मिली है, सामग्री मिली है, जैसे शीशा हो गया, सुई धागा, ये सब हो गया। यहाँ पर डॉग एंड कैट की साक्ष्य मिला है, जो इसमें दिखाया गया था कि आगे के पैर का निशान जो है कैट का है और पीछे का डॉग का है। तो डॉग का कैट कहाँ पर? चनहुद्रो में। और यहाँ पर अलकृत ईंट यानी ईंट को बनाया जाता था, उसको उस पर डिजाइन काढ़ा जाता था। जैसे हड़िया बनाया जाता था उस पर डिजाइन काढ़ा जाता था। तो चनहुद्रो। लेकिन यहाँ पर डिजाइनदार ईंटा नहीं मिला है, लेकिन डिजाइन उस पर काढ़ा जाता था। पहले ईंटा बनाकर उसके बाद बनाया जाता था। तो ये हो गया चनहुद्रो। ये आप बताइए ये दुर्गरहित था। क्या था? दुर्गरहित। यानी दुर्गरहित का मतलब चारों तरफ से ये शहर था और बीच में चारों तरफ से कोई घेरा नहीं था। तो ये दुर्गरहित था। क्या था? दुर्गरहित चनहुद्रो। उसके बाद अब आते हैं, ये आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे। अब आते हैं उसके बाद मोहनजोदड़ो। देखिए ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था। देखिए
यहाँ पर सिंधु सभ्यता में बहुत 250 से भी ज़्यादा स्थल मिले हैं, लेकिन उस सबको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में आपको 250 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब जब हम बता रहे हैं उसमें से मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 250 स्थल आप याद करेंगे तो आपको हिस्ट्री का टीचर तो नहीं बनना है कि आप 250 जाके याद करेंगे। तो आप ये मतलब बस फेमस जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से आप याद रखिए। तो मोहनजोदड़ो कहता मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु किस नदी का है? सिंधु। कहते हैं किस किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसके जो खुदाई किए थे वो कौन थे? राखत दास बनर्जी। राखत दास बनर्जी। इसकी खुदाई किसने किया था? राखत दास बनर्जी ने। किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो देंगे तो ये सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो देंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो में यहाँ पर भी अन्नागार मिला है। क्या है? अन्नागार याद कीजिए। अन्नागार हड़प्पा शहर में भी अन्नागार मिला था, लेकिन वो अन्नागार जो था वो छोटा था, लेकिन ये मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो बहुत बड़ा था। तो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या था? तो अन्नागार। तो सिंधु सभ्यता क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? हड़प्पा मत कहिए, क्योंकि हड़प्पा वो छोटा था, लेकिन अन्नागार यहाँ का जो मोहनजोदड़ो का था वो बहुत था। यहाँ पर तांबा का ढेर मिला है। क्या? तांबा का ढेर मिला है। तांबा का ढेर। यहाँ पर कांसे की नचनियाँ मिले। कांसे। सब सिंधु सभ्यता में खोजी गई धातु की जो थी वो कांसा थी। तो कांसे की नर्तकी कांसे की नर्तकी जो नचनिया होता है कांसा का, वहाँ पर नर्तकी किसके मिले? कांसे की नर्तकी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी कहाँ पर मिले? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो यहाँ पर युद्ध का साक्ष्य मिलता है। किसका? युद्ध का साक्ष्य। कैसे युद्ध का साक्ष्य मिलता है? यहाँ पर युद्ध का साक्ष्य यहाँ पर कब्रिस्तान में नहीं मिला है। यहाँ पर मृतकों का टीला क्या मिला? मृतकों का टीला, जो कि एक इसमें क्या होता है कि एक जगह जो है वो ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। एक जगह ढेर सारी लाशें पड़ी थी और किसी का हाथ नहीं है, किसी का गर्दन नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का उंगली नहीं है। मतलब ऐसा लगा था कि वहाँ पर युद्ध हुआ है। क्योंकि अगर नॉर्मल मृत्यु होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर कब्रिस्तान होता तो आदमी की मृत्यु होती तो आराम से दफना दिया था, तो उसको देखेंगे तो उसकी हड्डी कंकाल जो है उससे सही सलामत मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हड्डी कंकाल जो मिले वो किसी का गर्दन नहीं है, तो किसी का हाथ नहीं है, तो किसी का पैर नहीं है। तो ये दर्शाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण जो है मारपीट हुआ था। तो युद्ध का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलेगा? मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु सभ्यता में युद्ध का साक्ष्य किस स्थल से देखने को मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता ये उद्योगिक शहर था। कैसा? उद्योगिक शहर था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता गलीचा कहता है। गलीचा ये औद्योगिक शहर बता, जो कपड़ा वगैरह जो ज़्यादातर बनते थे। तो ये सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहता है? मोहनजोदड़ो को। उद्योग रूप से ये क्या था? यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर योग के साक्ष्य मिले हैं। योग के सभागार मिला है। क्या है? सभागार पुरोहित यहाँ पर योग के साक्ष्य नहीं मिल रहे। पुरोहित आवास योग के साक्ष्य नहीं, बल्कि जो पूजा पाठ के जो सामान वगैरह होते हैं वो सबका साक्ष्य मिला है। तो पुरोहित आवास सभागार मिला है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। पुरोहित आवास सभागार। कहाँ पर? स्नानागार। सब तीनों याद रखिएगा, पुरोहित आवास, सभागार और स्नानागार, तीनों के तीनों कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। यहाँ की सड़कें जो थी वो चौड़ी थी। सड़कें कैसी थी? चौड़ी। सड़कें जो थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। शुभ रूप से क्या था? इसलिए बड़ा शहर था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है बसते थे। जैसे बिहार में देखिएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा आ जाएगा? सबसे अगर स्थल के हिसाब से देखेंगे, एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से आ जाएगा चंपारण। लेकिन और जो क्षेत्रफल या फिर जो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो आ जाएगा पटना। तो इसी तरह से ये सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। हालांकि राखीगढ़ी जो था इसके एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का, लेकिन जो शहर के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन आ जाएगा? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देखेंगे चौड़ी सड़कें। क्या थी? चौड़ी सड़कें थी। तांबा का ढेर हो गया, सब कांसे की नर्तकी हो गया। अब देखिए हो गया मोहनजोदड़ो। एक और स्थल मिलेगा रोपर। कौन सा मिलेगा? रोपर जो है सतलुज नदी किनारे थी। किस नदी किनारे? सतलुज नदी। इसकी खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खोज किसने किया था? रोपर की यज्ञदत्त शर्मा। ये रोपर देंगे तो पंजाब में मिलेगा। सतलुज नदी तो पंजाब में है, तो पंजाब में रोपर कहाँ मिलेगा? पंजाब में। सतलुज नदी कहाँ पर? पंजाब में। देखिए रोपर में क्या होता था कि आदमी के साथ साथ जो यहाँ के जो लोग जानवर पोसते थे, तो मान लें कि जैसे कुत्ता हो गया या फिर घोड़ा, गाय, बकरी सब हो गया, तो
जो आदमी मरता था तो उसके साथ साथ उसके जानवर को भी दफना देते थे। तो यहाँ पर तो इसे क्या बोल सकते हैं, जानवर समाधान नहीं जी, क्या बोल सकते हैं इस मतलब आदमी के साथ साथ कुत्ता, आदमी के साथ जानवर को दफना दिया जाता है। यानी जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर कुत्ता वगैरह पोसा है तो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो कुत्ता पोसा गया था उसको साथ ही दफना दिया जाता था। यानी वो कहा जाता कि तुम्हारे मालिक गया तो तुम लोग क्या करोगे, तुम भी जाओ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि अगर कुत्ता मर गया तो उसको मालिक के दफना दो, नहीं ऐसा नहीं होता। आप सती प्रथा में देखोगे जब किसी पति की मृत्यु होती थी तो उसके साथ पत्नी को भी दफना देता था। लेकिन ऐसा रूल नहीं था कि जब कभी पत्नी की मृत्यु हो तो पति को दफना दे, ऐसा रूल नहीं था। लेकिन ऐसा रूल था कि जब कभी पति की मृत्यु होती तो पत्नी को भी दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर होता है आदमी के साथ साथ उसके जानवर को भी दफना दिया जाता है। कहाँ पर, रोपर में। किस नदी किनारे, सतलज नदी के किनारे, रोपर। अब आते हैं ऐसे ही आपको हम पढ़ाए थे पाषाण काल में। पाषाण काल में याद कीजिए बुर्जों में, कश्मीर के बुर्जों में क्या हुआ था, ऐसे ही सेम प्रथा थी कि आदमी के साथ साथ जानवर को भी दफना दिया जाता था। तो पाषाण काल में देखेंगे रोपर की तरह। उसके बाद और भी यहाँ पर देखेंगे बनावली, 5 नंबर हो जाएगा बनावली। देखिए बनावली में ठीक है, याद रखिएगा बनावली में बनावट सबसे खराब है। यहाँ पर क्या था, बनावली में सब कुछ खराब चीज़ें थी। आप देखें सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। हालांकि सिंधु सभ्यता की सड़कें जो थी वो शुद्ध रूप से बनाई जाती थी और पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई जाती थी, ताकि हवा जो पूर्व हवा चले, अभी पछुआ हवा धरे तो हवा के झोंक से जो है वो रोड का क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, मारने की जरूरत नहीं पड़े। तो लेकिन यहाँ पर टेढ़ी जो सड़कें जो थी उठ पटांग बना दिया गया था, टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ की नली पर देंगे जो नालियाँ जो थी वो ढंकी उगी नहीं थी, तो इस तरह से छोड़ देते थे। और यहाँ पर जो पानी निकास करने की शुद्ध व्यवस्था नहीं थी। जैसे आप गांव में देखेंगे अभी भी वहाँ पर जो नलियाँ वगैरह नहीं होती है तो अपने चौराहा पर दूरा पर ही क्या करते, खोल कर वहाँ पर पानी गिराते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से व्यवस्था थी। यहाँ पर बनावट सबसे खराब, बनावली में याद रखेगा बनावट सबसे खराब। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, चौड़ी सड़क नहीं थी, कहीं पे पतला गली था, कहीं पर साइकिल जाने का रास्ता था। तो ये सब क्या है, बनावली में सबसे बनावट खराब, याद रखेगा। ये रंगोई नदी करें, किस नदी करें, रंगोई नदी। हालांकि देखिए कोई भी नदी याद रखें, बस इन चारों को ज़्यादातर नदी याद रखेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बनावली में याद रखेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसी चीज़ें थी। ये हो गया, इसका बनावट क्या था, बहुत ख़राब था। ये बनावली में देंगे तो हरियाणा, ये कहाँ पर था, हरियाणा में बनावली बनावट। अब एक होता कालीबंगा। देखिए कालीबंगा ठीक है, काली बीबी चूड़ी मांगे एक के थप्पड़ बिके लाल। देखिए चूड़ी का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, कालीबंगा में। देखिए मेकअप का चीज़ आपको देंगे तो चनहुद्रों में। कहाँ पर मिला है, चनहुद्रों में। शीशा, लिपस्टिक, ठोट रंगने वाला, गोड़ लगने वाला, पैर रंगने वाला, नूर रंगने वाला, सब कहाँ पर मिला है, चनहुद्रों। कहाँ पर, चनहुद्रों में। लेकिन कालीबंगा में चूड़ी का साक्ष्य मिला है, लेकिन चनहुद्रों में चूड़ी का साक्ष्य नहीं मिला है। तो कालीबंगा में क्या है, चूड़ी का साक्ष्य मिला है। योग का साक्ष्य कहाँ मिला है, चूड़ी में। जूता खेत एक के था और बीबी लाल ने इसे खोज किया था, जुता हुआ खेत की। और यहाँ पर हल का साक्ष्य मिला है। जब जुता हुआ खेत मिलेगा तो हल भी मिलेगा। तो हल, ये हल टेराकोटा का था। टेराकोटा जैसे मिट्टी से बने चीज़ों को टेराकोटा कहते हैं। तो बढ़िया बनाया जाता था और उसी से खेत को जुताई की जाती थी। तो जुता हुआ खेत, हल का साक्ष्य और योग का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, कालीबंगा में। यह देखें, काली बीबी चूड़ी मांगे एक के थप्पड़ बिके लाल, जुता हुआ खेत, ये हो गया। अब कालीबंगा में देखेंगे यहाँ पर अलकृत ईंट मिला है। देखिए अलकृत ईंट चनहुद्र में मिला है। अलकृत ईंट का मतलब होता है डिजाइनदार ईंट, लेकिन चनहुद्र में जो था वो ईंट को बनाकर उस पर डिजाइन बनाया जाता था। जैसे घड़िया बना दिया गया, उस पर डिजाइन बनाया गया। लेकिन कालीबंगा में ऐसा नहीं था, डायरेक्ट डिजाइनदार ईंट ही फरमा था। फरमा जो था, फरमा होता है तो फरमा को डिजाइन बना दिया गया और डायरेक्ट डिजाइनदार ईंटा छापा गया। तो अलकृत ईंट कालीबंगा में क्या था, अलकृत ईंट। कालीबंगा में कौन सा था, अलकृत ईंट। उसका कालीबंगा बोला। उसका और देखेंगे धौलावीरा। कौन सा जगह, धौलावीरा कौन सा जगह, धौलावीरा सर। देखिए ये धौलावीरा जो था वो एरिया की सबसे बड़ा था, सबसे एरिया बड़ा इसका था, एरिया बड़ा था।
क्या था, इसका एरिया बड़ा था। लेकिन शहर देखेंगे सबसे बड़ा शहर कौन था, मोहनजोदड़ो। जैसे आप बिहार में देखिए सबसे बड़ा के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चंपारण। लेकिन अगर शहर के हिसाब देंगे तो सबसे बड़ा आ जाएगा पटना। पटना में बहुत सारे लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो धौलावीरा जो था एरिया के हिसाब से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। लेकिन शहर देखेंगे तो सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। कौन सा जगह, धौलावीरा। उसके बाद आती है सूत गेंडोर। सूत का गेंडोर कौन सा जगह, सूत का गेंडोर। देखिए सूत का गेंडोर जो था यहाँ पर घोड़ा का कंकाल मिला है। क्या मिला है, घोड़ा का कंकाल। जाहिर सी बात है घोड़ा तो ओरिजिनल मिलेगा नहीं, क्या है, घोड़ा का कंकाल मिला है। कहाँ पर, सूत का गेंडोर में। और यहाँ पर एक चीज़ मिला है, कलश समाधान। क्या होगा, कलश समाधान का मतलब होता है जो जब आदमी जैसे नहीं तब आप देखेंगे ताबूत में आदमी को दफनाया जाता है मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर जो था वो क्या था, मृत्यु के बाद कलश समाधान। मृत्यु के बाद जो था वो कलश में दफनाया जाता था। कलश बड़का चुकड़िया बनाया जाता था। ये मत सोचिए नहीं चुकड़, बड़का चुकड़िया बनाता था, उसमें दफना कर क्या रख दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। यहाँ पर जब खुदाई सूत का गेंडोर को जब खुदाई हो रहा था तो लोगों को क्या बड़का चुकड़िया मिला। उसको लगा कि वो खजाना नहीं मिलता। तो खजाना जब उसको फोड़ा गया तो देखा गया जा इसमें कंकाल मिल रहा है। तो कलश समाधान कहाँ पर मिला है, सूत का गेंडोर में। तो कलश समाधान कहाँ पर मिला है, सूत का गेंडोर। लेकिन एक और आएगा युगल समाधान। ये शहर है लोथल। कौन सा, लोथल में युगल समाधान। कौन सा मिलेगा, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब दो जोड़ों में लाश। अब युगल समाधान का मतलब दो जोड़ों में लाश। अब जब दो जोड़ों में लाश मिली तो अंदाजा लगेगा कि एक लाश जो है अमूमन पुरुष का मिलता है और एक महिला का, क्योंकि अंदाजा के हिसाब से लगाया जाता है। क्योंकि पुरुष अब मृत्यु के बाद नहीं पता कर सकते, किसी की कंकाल से नहीं पता कर सकते कि वो कंकाल जो है वो महिला का है या भी पुरुष का है। लेकिन कद काठी से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ये जो हाइट में हो रहा है, पुरुष लोग हाइट में थोड़ा सा महिलाओं के अपेक्षा ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं। तो इस हिसाब से लाया गया। तो उसमें देखा गया युगल समाधान। तो यहाँ पर अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर सती प्रथा देखने को मिली। क्योंकि आपको पता है सती प्रथा में क्या होता था कि जो पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर युगल समाधान देखने को मिला है लोथल में। लोथल एक गोदी बड़ा था। गोदी बड़ा मतलब बंदरगाह। क्या था, गोदी बड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। देखिए बंदरगाह जाता लोथल एक जगह क्या था, बंदरगाह था। लोथल जो बंदरगाह 21 नदी के भोगा नदी किनारे, भोगा कहाँ पर था, गुजरात में। देखिए जहाँ सिंधु सभ्यता का ज़्यादातर शहर कहाँ पे मिले हैं, गुजरात में। सिंधु सभ्यता का ज़्यादातर शहर देंगे तो गुजरात में ही मिले हैं। तो लोथल कहाँ था, गुजरात में। ये एक भोगा नदी किनारे था। और गोदी बड़ा यानी बंदरगाह था। यहाँ पर व्यापार बंदरगाह था। अब देखिए जहाँ पर बंदरगाह होगा तो वहाँ पर व्यापार होंगे, विदेशों से व्यापार होंगे। क्योंकि जो नाव की जो जलीय व्यापार होता है, जलीय संसाधन होता है, तो ज़्यादातर लोग विदेश से व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर विदेशी व्यापार देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंदरगाह है। तो यहाँ पर विदेशी व्यापार देखने को मिला था। विदेशी व्यापार। और ये व्यापार जो था वो ज़्यादातर फारस के साथ होता था। कैसे पता चला कि ये व्यापार फारस के साथ हो रहा है, क्योंकि देखिए जब व्यापार होता है तो कुछ ना कुछ कोई सामान लेगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ देगा, तो कोई धन देगा या फिर कोई बदले के सामान देगा। तो जैसे यहाँ पर लेता था तो लोग यहाँ पर मोहर देते थे, मोहर पैसा के रूप में मोहर देते थे। तो वो मोहर जो था यहाँ पर लोथल में जो मोहर मिला है वो फारस का मोहर में जो मोहर व्यापार करने के लिए यूज करता था, तो उसका मोहर कहाँ पर मिला है, लोथल में। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर लोथल का जो व्यापार होता था वो ज़्यादातर फारस के साथ होता था। तो विदेशी व्यापार देखने को कहाँ मिला है, लोथल। गोदी बड़ा कहाँ था, लोथल किस नदी किनारे था, भोगा नदी किनारे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोथल किस नदी किनारे, भोगा नदी किनारे। कहाँ पर है, गुजरात में लोथल। यहाँ पर ये जो बेचने के लिए तराजू वगैरह बेचो, तराजू का प्रयोग करते हैं, बाट का प्रयोग करते थे। आप इसी तरह से नहीं दे दीजिएगा, उसका जो कर दीजिएगा। और ये तराजू का जो बाट होता था वो मिनिमम 16 kg का होता था। जैसे अभी आप 100 ग्राम का मिलेंगे तो मिल जाएगा, 50 ग्राम का भी मिल जाएगा। लेकिन उस समय जो था वो तराजू था 16 kg का। किसी को अगर 5 kg, 6 kg, 7 kg लेना नहीं ले सकता, सीधा 16 kg लीजिए। तो इस तरह से था लोथल। कहाँ पर था, लोथल में। तो लोथल किस नदी किनारे, भोगा नदी किनारे। कहाँ पर है, गुजरात में। ज़्यादातर शहर कहाँ पर मिले, गुजरात में ही मिले हैं। ये क्वेश्चन ये देखो, लोथल किस नदी किनारे, भोगा नदी किनारे। धान की भूसी देखेंगे तो 10 नंबर रंगपुर। कहाँ पर मिला है, रंगपुर में। रंगपुर में कहाँ मिला है, धान की भूसी।
धान की भूसी, भूसी कहाँ मिले? रंगपुर में। याद कीजिए आप, चावल का साक्ष्य आपको कहाँ मिले बताए थे? कोल्डिया में 8000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य इलाहाबाद में, तो वहाँ पे मिला है। और धान की भूसी, जो अब चावल कैसे निकल, धान से ही निकलेगा, तो धान की भूसी देखने को कहाँ मिला है? रंगपुर में। रंगपुर में कहाँ पर मिला है? रंगपुर। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कि नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।